मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैंने बहुत पहले आप लोगों से शेयर किया था एक टीजर भूतों प्रेतों के संसार के बारे में, बियॉन्ड लॉजिक, तर्क से परे। बहुत सारे मित्रों ने अक्सर रिक्वेस्ट की कि वो कब आप शुरू करेंगे, तो मैंने कहा समय आने पे शुरू करेंगे। अब वो समय तो आता दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मुझे लगा कि हम साथ साथ में शुरुआत करते हैं। तो उस को एक धारावाहिक के तौर पे एपिसोडिक बना के हम लोग दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ एहतियात बहुत ज़रूरी हैं। मेरी गुजारिश है, ये मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हर एक एपिसोड में हम लोग ये चेतावनी देंगे। तो कुछ एक बातें मैं पहले बता दूं, क्योंकि जब स्पेशली हम उन प्रेत आत्माओं की आवाज़ें सुनवाएंगे, जब उनका आमना सामना हुआ, जब किसी इंसान के अंदर से बाहर निकल के वो प्रेत आत्मा या जो भी जिन्नात है, खबीर जिन्न है या बावन रूपा है, ब्रह्म राक्षस है, प्रेत है, तो जो बातचीत करते हैं, वो जो आवाज़ है, उसके लिए मैं स्पेशल चेतावनी देनी होगी। मेरे साथ क्या क्या हुआ, मेरे स्टूडियो में क्या क्या हुआ, मैं एक एक करके आप लोगों से शेयर करूंगा, ताकि आप उसको गंभीरता से लें। कुछ लोग तो उसको मजाकी समझते हैं, ठीक है, उनकी अपनी सोच है। ये यात्रा कैसे शुरू हुई? ऐसा नहीं कि मैंने एक दिन उठा और प्लान किया कि अब भूतों की आवाज़ रिकॉर्ड करूंगा, ऐसा नहीं था। मेरे दिमाग में ये सवाल रहते थे कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। मेरा नाम घर वालों ने मंगल ढिल्लों रख दिया, तो मैं मंगल ढिल्लों बना घूम रहा हूँ, जबकि मुझे मालूम ही नहीं कि ये जो बोल रहा है ये कौन है, ये कहाँ से आया है और इसने कहाँ जाना है। जो लोग हमारे सामने गुजर जाते हैं वो कहाँ चले गए। एक बड़ा थिन, बहुत बारीक पर्दा है। अभी वो जिंदा था और अभी वो जिंदा नहीं है, यानी वो स्लिप कर गया एक दूसरी दुनिया में, एक इनविजिबल दुनिया में, और हमारा कनेक्शन टूट गया। उसके बाद हम कम्युनिकेट करेंगे, आवाज़ नहीं सुनाएंगे, तो उनको हम मार करें। तो मेरा एक चीफ असिस्टेंट था, वो असिस्टेंट इनको नहीं मानता था, भूतों प्रेतों को, और उसको ये लगता रहता था कि इनको पता नहीं क्या हो गया। मेरा रिश्तेदार भी था वो, मेरे रिश्ते में भतीजा। कई चक्कर हमारे घर में अपने थे, और मेरे परिवार में सब लोग पीने खाने वाले थे, तो वो लोग मानते ही नहीं थे इन चीज़ों को। और ये जो प्रेत आत्माएँ हैं, नेगेटिव एनर्जी है, दुरात्माएँ हैं, ये ऐसी जगहों पे ज़्यादा रहती हैं जहाँ शराब हो, मांस हो, जुआ हो, कोई जैसे वेश्यालय है, या ताश खेल रहे हैं लोग, ऐसी जगहों पे सिगरेट पी रहे हैं, नशे कर रहे हैं, जहाँ धूर्तता होगी, क्रूरता होगी, वहाँ इनका अड्डा बन जाता है, क्योंकि उस तरह की आत्माएं वहीं भटकती हैं। ये विद्वानों का कहना है जिन्होंने खोज की है। तो एक तो वो कारण था, हमारे घर में जो घटनाएं घट रही थी उसके लिए हम लोग इलाज ढूंढ रहे थे, मेरी बहन के लिए, मेरे पिताजी के लिए। मेरी माता जी बहुत पाठ करती हैं, इनसे यहाँ बहुत सारे लोग कहते रहते हैं। वो भी बात सत्य है कि ईश्वर का नाम, उससे तो बड़ी कोई ताकत नहीं है, गुरबाणी से ऊंची कोई चीज़ नहीं है, ईश्वर के नाम से ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग उसका अभ्यास नहीं कर पाते, हम लोग सिर्फ बातें करते हैं। जैसे सिद्धि करने की बात, सब लोग सिद्धि नहीं कर सकते हैं किसी भी मंत्र की, उसमें बड़ी अड़चनें आती हैं। खैर, तो मैं बहुत सारे बाबाओं को जाके मिला, कभी तो अपने पिता के इलाज के लिए और कभी ये खोज के चक्कर में, और मुझे कहीं से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अब कुछ मैगजीन छपते थे, कोई मित्रों से कहा हुआ था, वो मुझे खबर देते थे। तो ऐसे करते कराते एक लंबी लिस्ट है, अगर संभव हुआ तो कभी मैं उनको अलग से शेयर करूँगा। लेकिन इस यात्रा में पता करते करते मुझे पता चला कि एक बहेड़ी नाम की जगह है बरेली के पास, वहाँ बहेड़ी वाले मियाँ जी बड़े मशहूर थे। जवाहरपुर एक गांव है बाहर, वहाँ दादा मियाँ का मज़ार है। ये मुझे बाद में पता चला, किसी ने मुझे बताया। तो मैं अपने साथ 2 पत्रकार मित्र थे, उनको लेके वहाँ पहुँचा। तो जब हम वहाँ गए, उनसे बात की कि ऐसे हम एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं ताकि दुनिया को पता चले कि ये सब कुछ होता है। तो उन्होंने हमसे कहा, हमने सारा कुछ देखा उनका पहले एक दिन वहाँ जाके, और हमको तो बड़ा विस्मयकारी लगा, बहुत ही खतरनाक भी लगा। उन्होंने जहाँ हमको बैठाया, वहाँ पे चाकू से बंदिश की, पहले एक कमरे के अंदर वो करते थे, वो कमरा भी आप लोगों को दिखाएंगे हम। तो उसमें वो ये सब काम करते थे। तो अगर आप देखें तो
इस कमरे के अंदर वो बंदिश करके उन्होंने हमको साइड में बैठा दिया, अंधेरे में लाइट बंद कर देते थे, और उसके बाद में वो कुछ जो मरीज अंदर आता था उनके बाहर कतार लंबी, आप देख सकते हैं इस तरह की कतारें लगती थी। तो ये जो कतारें वहाँ लगती थी, ये सब बहुत पीड़ित लोग थे। ये इन्होंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा होगा, कोई ओझा बाबा नहीं छोड़ा होगा, और आखिर में ये इनके पास पहुँचते थे। तो वो एक एक करके इनको अंदर बुलाते थे और फिर अंदर उनको दीवार की तरफ मुंह करके बैठाया जाता था, और मियाँ जी का जो कोई ना कोई शागिर्द या मददगार वहाँ होता था, तो वो कोई पानी जाके ऐसे केटली नुमा चीज़ थी, सुराही टाइप, उसमें से उनके मुंह में डालता था। तो एक घूंट, और उसके बाद वो पीछे आके लाइट बंद करता था और मियाँ जी फूंक मारते थे, और वो जो आदमी से कहते सांस बाहर फेंको, तो 2-4 बार सांस फेंकने पे ही वो आत्मा जो भी उसके अंदर होती थी, जो उसको प्रताड़ित करती थी, वो बाहर निकल आती थी, और जिस तरह की उसकी योनि होती थी उस तरह की उसकी आवाज़ होती थी। तो हमने ये देखा तो हमें तो बहुत ही विस्मयकारी लगा, बहुत ही ज़बरदस्त लगा ये। मेरे साथ जो पत्रकार थे उनको लगा कि ये आवाज़ या तो मियाँ जी निकालते हैं या इन्होंने रिकॉर्डिंग कर रखी, यानी इस पर मैं आऊँगा आगे। लेकिन हम लोग, मैंने कहा कि मैं तो कन्विंस्ड हूँ, वो लोग कन्विंस्ड नहीं थे। अब मियाँ जी ने कहा कि मैं आपको रिकॉर्डिंग की इजाज़त नहीं दे सकता हूँ, मुझे दादा मियाँ से, जो जिन्होंने उन्हें सिखाया था, ये शक्ति दी थी, उनका मज़ार था, वहाँ दरगाह थी, कि उनसे मुझे पूछना पड़ेगा, और वो जो मुवक्किल जिन्होंने बस में किया उनको पूछना पड़ेगा। तो हमने कहा कि ठीक है, हम कब आएँ? तो कहने लगे कल आइए। तो हम जाके वहाँ से रुद्रपुर में एक सोनिया होटल था, वहाँ जाके ठहर गए, और सवेरे उनके बाद जब आए तो उनके घर पे बहेड़ी में उनको मिलने के लिए आए। तो उन्होंने चाय वाय का इंतज़ाम कर रखा था और काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठा थे। तब मेरे सीरियल्स वगैरह काफ़ी चलते थे, लोग मुझे पहचानते भी थे, कुछ फिल्में वगैरह मैंने कर रखी थी, तो इसलिए भी लोग इकट्ठे हो गए। तो मियाँ जी से मैंने पूछा कि बताइए, क्योंकि मैं उनसे कह के गया था कि मेरा मकसद कमर्शियल नहीं है, इससे कोई पैसा कमाना या अपनी वाहवाही बटोरना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि हिंदुस्तान को मिस्टिसिज्म के लिए जाना जाता, अध्यात्म के लिए जाना जाता, और हम उससे टूट गए हैं। तो आप रहे न रहे, मैं रहूं न रहूं, लेकिन अगर ये चीज़ें बना के हम इसको दुनिया के सामने छोड़ जाएंगे तो लोगों को पता लगे कि ऐसे ऐसे लोग थे जिनके पास ऐसा इल्म था। बस यही मकसद है। तो उन्होंने कहा कि मैं पता कर लूँ। मैंने कहा ठीक है। तो जब हम पहुँचे तो उन्होंने हंसने लग गए। मैंने नहीं, पहले आप मुझे नाश्ता बाद में करेंगे, चाय वगैरह बाद में पियेंगे, पहले ये बताएं कि इजाज़त मिली या नहीं। तो हंसने लगे, कर लीजिए, आप शूटिंग कर लीजिए। तो मैंने कहा इसका मतलब है कि आपके मुवक्किल होने और दादा मियाँ ने मुझे करेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया है कि मैं सही आदमी हूँ, इसका गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा, कमर्शियली इसको एक्सप्लॉइट नहीं करने वाला हूँ, जो कह रहा हूँ वही सत्य है। तो कहने लगे यही समझ लीजिए। तो मेरी टीम इंतज़ार कर रही थी बॉम्बे, मैंने उनको फ़ोन किया, वो सब लोग चल पड़े वहाँ से, और फिर वहाँ उर्स होता है, तो हम सब लोगों ने वहाँ करीब 3-4 दिन शूटिंग की, दिन रात। अब ये शूटिंग तो हमने कर ली, और शूटिंग करने के बाद में बॉम्बे आ गए। ये बात मैं आपको कंटिन्यूटी में इसलिए बताऊंगा कि ये बीच बीच में क्लिप्स मैं आपको दिखा रहा हूं जहां मैंने शूटिंग की चीज़ें आप देखेंगे, ताकि कुछ लोगों को बहुत जल्दी होती है कि भाई अब दिखा दो, लेकिन ये एहतियात, ये चेतावनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे साथ ये हुआ। तो अब वो शूटिंग करके ले आए, और तरह तरह के विजुअल्स हमको वहाँ मिले, और वहाँ खबीर जिन भी मिला, प्रेत आत्मा भी मिली, 52 रूपा, ब्रह्म राक्षस, भूत, चुड़ैल, डायन, इस तरह की तमाम चीज़ें, और साया वो जो छोड़ जाते हैं, ये सब देखा। और बहुत, मतलब मेरे जो कैमरा टीम थी वो तो निकल के डर के मारे बाहर ही आ गए थे, क्योंकि वो जो बंदिश करते थे, उस बंदिश के अंदर वो चीज़ नहीं आ सकती थी, और अगर उसके अंदर आप चले जाएं तो आपको छोड़ेगी नहीं, अटैक करेगी। खैर, तो जब हम ले आए तो हमने शूटिंग शुरू की। हमारे प्रकाश मेहरा जी बहुत बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने बनाई हैं अमिताभ बच्चन साहब के साथ में। सुमित स्टूडियो बॉम्बे में, चर्च के पास ही में, जो लोग जानते हैं बॉम्बे से ताल्लुक़ रखते हैं उनको मालूम है, जुहू में। तो वहाँ मैंने, उमेश उनके एक एडिटर थे, मेरा ख्याल उमेश गुप्ता या ऐसा उनका कुछ नाम था, बहुत देर हो गई है, लगभग 25 साल हो गए इस बात को, मेरा 30 साल हो गए होंगे। तो वहाँ हमने एडिटिंग शुरू की। अब उससे पहले की जो घटनाएं मेरे ऑफिस में घटी, मैं वो बता दूं आपको, कि हम लोग वो आत्माओं की आवाज़ें, उनके संदेश लिए हमने उनसे, जो मैं बातचीत करते से इंटरव्यू करते हैं ऐसे। पहले तो माहौल बड़ा डर का था, और मियाँ जी बीच में मुझे मौका देते थे, आप सुनेंगे हमारी आवाज़ें बीच में,
कि पूछोगे, तो मैं हिम्मत करके कहता कि पूछूंगा। तो फिर मैं सवाल पूछने लगता था, तो वो जैसी आत्मा होती थी वैसे जवाब देती थी। तो हमको था कि हम लोग उस वक्त बीटा पे शूट करते थे। अब ये शूट तो कर लिया, उसको एडिट कैसे करें? एडिटिंग बड़ी महंगी थी, और ये जो हम काम कर रहे थे एक्सपेरिमेंटल था, कहाँ दिखाएंगे ये भी नहीं मालूम था। तो हम लोगों ने जब उसकी एडिटिंग करने से पहले तो हमने उसको VHS पे ट्रांसफर करा के उसका एक एक साउंड, उसका जो टाइम कोड लिख के उसको एक नोट करते थे पेज पे, ताकि हमारे लिए वहाँ आसान रहे। तो जहाँ जहाँ वो आवाज़ें इस्तेमाल करनी, आप देखेंगे जैसे मैं वो कमरा अगर आपको दिखाता हूँ, तो उस कमरे में आप देखेंगे कि वो आवाज़ें वहीं रिकॉर्ड की हैं। तो उस कमरे के अंदर ये विजुअल्स हम आपको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे, आवाज़ नहीं सुनाएंगे। तो उनको हम मार्क करें। तो मेरा एक चीफ असिस्टेंट था, वो असिस्टेंट इनको नहीं मानता था, भूतों प्रेतों को, और उसको ये लगता रहता था कि इनको पता नहीं क्या हो गया। मेरा रिश्तेदार भी था वो, मेरे रिश्ते में भतीजा लगता था। तो उसको लगता था कि ये हमारे चचा के चक्कर में पड़ गए हैं। मुझसे सीखता था वो डायरेक्शन वगैरह, एडिटिंग वगैरह। तो एक दिन हम लोग दोपहर में बैठे हुए मेरे ऑफिस में उसकी मार्किंग कर रहे थे, साउंड बीच बीच में कौन कौन सी क्लिप लेनी है। तो मुझसे कहने लग गया कि सर मेरी कोई गर्दन दबा रहा है। तो मैंने उसको माना नहीं, मैंने क्या बकवास कर रहा भाई, तू थक गया होगा, सोना चाहता तो जाके सो जा। तो उसने कहा नहीं मेरी कोई गर्दन दबा रहा है। मैंने तू तो मानता नहीं इन लोगों को कि ऐसे ये नौटंकी है, तो अब तू ये क्यों कर रहा है कि तेरी को गर्दन दबा रहा है? तो वो रोने लग गया। वो इतना ज़्यादा डर गया, मतलब ये मुश्किल से मेरा ख्याल 3-4 मिनट के अंदर ही वो इतना ज़्यादा डर गया कि रोने लग गया, और मुझसे कहने लगा कि मैं तो गांव जाना चाहता हूँ, ये चीज़ें मेरे पीछे पड़ गई हैं, तो ये तो मुझे मार डालेंगी। अब मुझे लगा ये रोने लग गया है तो वाकई ये सही कह रहा है। तो मैंने ऐसे ही उस डायरेक्शन में देख के, जहाँ एक सोफ़ा रखा हुआ था, तो मैंने कहा यहीं खड़े होंगे, इसकी गर्दन इसके पीछे अगर दबा रहे हैं। तो मैंने हाथ जोड़ के कहा कि देखिए भाई, आप इसकी गर्दन मत दबाएं, मेरी आपसे प्रार्थना है, हम लोग आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, तो आप यहाँ बैठिए सोफे पे, आराम से देखिए। हम तो आपकी दुनिया के बारे में हमारी दुनिया के लोगों को बताना चाहते हैं कि आप लोग कैसे तंग हैं, कैसे सजा याफ्ता हैं, कैसे आपको आग लगी रहती है, जो भी आपके साथियों ने हमें बताया है, ताकि हमारे लोग जो अपनी ट्रेडिशन से टूट गए, अपनी परंपराओं से टूट गए हैं, और वो जो उनको करना चाहिए अपने पितरों के लिए वो नहीं करते हैं, ताकि वो करना शुरू करें और उनके पितरों का उद्धार हो जाए, उनकी गति हो जाए। पिंडदान करना होता है, कई चीज़ें करते हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस हैं पुरानी, तो वो कर दें तो उनको कोई शांति मिले और आप लोगों को राहत मिलेगी। तो ऐसा करके मैंने प्रार्थना की और उनसे कहा, आप देखिए, आप थोड़ी देर बैठ के देखिए, हम कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ी देर 15-1 मिनट के बाद मैंने उसको फिर पूछा कि हाँ भाई अब तो नहीं दबाई? तो कहना नहीं दबाई। तो मैंने उन लोगों का धन्यवाद किया कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही बैठ के देखें आप, क्योंकि मुझे ये डर था कि अगर आज इसकी गर्दन दबा रहे हैं, कल ये मेरी दबाएंगे, अगर मेरी दबाएंगे तो हमको ये काम बंद करना पड़ेगा। तो चलिए, उसके बाद हमारा काम चलता रहा और हम ये मान के वो काम करते रहे कि ऐसी आत्माएं, अब ये कैसे, जो उनकी आवाज़ें क्योंकि स्पीकर पे, टीवी पे वो सुनाई देती थी, तो उनकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, उसको सुन के ये लोग आ जाते हों, क्योंकि इनकी आबादी, उन्होंने मुझे बताया, मैं पूछता रहता था ये सवाल उन लोगों से कि आपकी आबादी कितनी, तो उन्होंने कहा कि इंसानों से 7 या 8 गुना ज़्यादा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है जो विद्वान लोग बता सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने जो सुना है, कुछ 6-7 कहता है, कुछ 7-8 कहता है अंदाजे से, कि इतनी इनकी आबादी है। तो अब हमने अपना काम जारी रखा। उसके बाद में एक दिन रात को, अच्छा, हम लोगों को ये बताया गया था कि भाई ये रोशनी में नहीं आते हैं, अंधेरे में ज़्यादा आते हैं, और उनकी भी जो बातें मैंने की तो उसमें बीच बीच में वो जवाब देते हैं मुझे। तो हम लोग जब ऑफिस से सामने ही उसी फ्लोर पे हमारा घर था, तो डिनर करने जाते थे, तो मैंने अपने असिस्टेंट से, परम ढिल्लों उसका नाम था, तो मैंने उससे कहा हुआ था कि भाई तुम लाइट मत बंद करना। उसको आदत थी, निकलते ही लाइट बंद कर रहा था। एक दिन हम निकले डिनर करने के लिए, तो उसने आदतन लाइट बंद कर दी और हम चले गए। डिनर करके जब वापस आए तो देखिए, ईश्वर मेरा साक्षी है, क्योंकि मेरा और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ आप लोगों से सत्य शेयर करना है। तो जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला ऑफिस का, तो ऐसी भयंकर बदबू, स्टिंक, मैंने ज़िंदगी में कभी अनुभव नहीं किया। तो मैं वहाँ से वापस आ गया कि ओह माय गॉड, पहले में लगा शायद एसी
कहा गैस वैस ना लीक हो गया हो, इतनी बदबू आ रही शायद उसकी हो। तो मैं हॉल में आ गया बाहर और उसको कहा कि खोल दे, और तूने उसको डांटना शुरू कर दिया परम को मैंने कि भाई लाइट्स तूने बंद क्यों की? तो उसने कहा सॉरी गलती से बंद कर गया। पंखा चला, खिड़कियां खोल, तो थोड़ी देर में वो नॉर्मल हुआ। जैसे हम अंदर आए तो जो VHS टेप VCR के अंदर था जिसको हम प्ले करके वो नोट करते थे उसका टाइम कोड EDLs वगैरह कि इतने से इतने तक हमने ये क्लिप लेनी है, वो फ्लोर पे पड़ा हुआ था हमारे ऑफिस के सेंटर में। तो उसको देख के और भयभीत हो गया। तो हमने कहा अब क्या कर सकते हैं भाई, इनसे सॉरी कहो, और तुमने लाइट बंद नहीं करनी थी, आइंदा ध्यान रखना लाइट नहीं बंद करता। तो उसने VHS जो है फिर डाला VCR में, और हमने उनसे कहा भाई हमें माफ करो, हमें डराओ मत यार, हमने तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं, मानवता के भले के लिए काम कर रहे हैं, ताकि जो लोग अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए भूल गए, कुछ किया नहीं है, उनके लिए अपने किसी जो विद्वान उनके यहाँ संत महात्मा हैं, सिद्ध पुरुष हैं, उनसे बात करके पुण्यदान करवाएं। जैसे हमारे सिखों में अखंड पाठ करते हैं, पुण्यदान कर देते हैं, अरदास कर देते हैं उनके लिए, और ऐसा हमारे परिवार में हुआ, हमने करवाया तो राहत मिली, उनको भी मिली और हमको भी मिली। तो अब इसके बाद आगे चला सिलसिला। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।